स्मार्टियंस, वेलकम टू स्मार्ट अचीवर्स। मैं पराग सिंगल, फिजिक्स फैकल्टी स्मार्ट अचीवर्स, वंस अगेन आपके सामने लेके आ गया हूँ सॉल्यूशन ऑफ जेई मेन 2024 सेशन 2। जैसा कि लास्ट टाइम भी आपके पास सबसे तेज सॉल्यूशंस हम लोगों ने प्रोवाइड किए थे, आज फिर उसी तरह से हम लोग फिर से इस सेशन के अंदर भी सबसे तेज सॉल्यूशन आपके सामने लेके आ गए हैं। और मैं, जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं लेके आ गया हूँ फिजिक्स के अंदर आपके लिए सॉल्यूशंस। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, और ये जो क्वेश्चन है, ये मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन आपसे, ये है 5 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर फिजिक्स का जेई मेन 2024। क्वेश्चन देख सकते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में भी हम लोग करते हैं, फिर से यही क्वेश्चन आ गया है। तो देखते हैं इसको एक बार। यदि हमें दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R²। और क्योंकि दोनों ही चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के ऊपर चार्ज सेम ही रहता है, तो आप इसको सेम भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा K Q² अपॉन R²। सो ये जो होगा, ये एक्सप्रेशन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बिटवीन ए इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। डिस्टेंस हम सेम रखेंगे बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द डिस्टेंस, ओनली हमें रेशियो निकालनी है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब हम निकालेंगे तो वहाँ पे सेम फार्मूला हो जाएगा, बस यहाँ पे हम कैपिटल G यूज करेंगे एंड अगेन m1 m2 अपॉन R²। m1 m2 में हमें एक केस में मास ऑफ प्रोटॉन रखना होगा, एक केस में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखना होगा। तो हम रख सकते हैं और हमें निकालना है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लेंगे रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो रेशियो करेंगे तो आप क्लियरली देख रहे हैं KQ² अपॉन R²। तो यहाँ पे R² से R² कैंसिल आउट हो जाएगा। K की वैल्यू हम लोगों को मालूम ही है, 9 × 10⁹। Q की वैल्यू भी हमें मालूम रहती है। यहाँ पे हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पुट कर सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन भी पुट कर सकते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अप्रॉक्स 9.1 × 10⁻31 एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 × 10⁻27। तो आप इस एक्सप्रेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं एंड यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम एट R डिस्टेंस। यहाँ पे जो R है, बेसिकली दिस R इज द रेडियस ऑफ अर्थ। और अर्थ की सरफेस से हम यहाँ पे रेडियस ले रहे हैं। तो यदि अर्थ की सरफेस से R डिस्टेंस पे किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड देखें तो वो 4 यूनिट है, और हमें निकालना है टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम एट 2R डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम ही है। सिंपल पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है दैट इज, तो यहाँ पे एक चीज हमें बहुत क्लियरली दिख ही रही है कि L और G, L तो चेंज होगा नहीं, चाहे आप R डिस्टेंस पे चले जाएं, चाहे आप 2R डिस्टेंस पे चले जाएं। ओनली चेंज होगा G, क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे ही हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं तो G की वैल्यू में चेंज आ जाता है। और उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज G डैश इक्वल्स टू G अपॉन 1 प्लस H अपॉन R का होल स्क्वायर। यदि फर्स्ट केस में देखें, फर्स्ट केस में जो R की वैल्यू है, R डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, दिस इज द रेडियस R, एंड फर्दर R डिस्टेंस यदि हम लेंगे तो जो डिस्टेंस आ जाएगी वो 2R हो जाएगी। यदि यहाँ पे तो हमें H ही रखना होता है, तो यहाँ पे तो हम बेसिकली R ही रख देंगे। तो ये आ जाएगा 1 प्लस R अपॉन R का होल स्क्वायर
इसको यदि आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो इट विल बी g/4। तो यानी यदि हम r डिस्टेंस पे टाइम पीरियड निकालें तो ये आ जाएगा 2π√L/g/4। एंड सिमिलरली यदि हम 2r डिस्टेंस पे निकालें तो 2r डिस्टेंस पे जो g डैश आएगा दैट विल बी 1 + 2 का होल स्क्वायर एंड इट विल बी g/9। तो इसको भी हम निकाल सकते हैं। लेट अस से दिस वन इज t डैश √ दोनों को यदि हम डिवाइड करते हैं तो 2π से 2π कैंसिल आउट, L से L कैंसिल आउट, एंड फाइनली यदि आप इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करेंगे तो ये 9 तो जाएगा यहाँ पे, 4 जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा t/t डैश इक्वल्स टू 2/3। देख सकते हैं 9 यहाँ पे आ जाएगा, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो t डैश आ जाएगा, t डैश विल बी 3t/2 और t की वैल्यू हमें गिवन है 4 यूनिट्स, तो 3 × 4/2 and it will be the 6 unit and the 6 unit will be the answer। तो once again ऐसा क्वेश्चन पहले सेशन में भी आया था। यदि आप प्रीवियस सेशन को देखेंगे वहाँ भी हमने जब सॉल्यूशन बनाए थे तो आप लोगों को कहा था कि यही क्वेश्चंस फिर से रिपीट होंगे, और वैसा हो भी रहा है। सारे क्वेश्चन फिर से बड़े आसान आए हैं और रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। सबसे अच्छी बात ये है, ये देखते हैं, magnetic field is perpendicular to the plane of rotation of a rod, then find the potential difference between point P and Q in the given figure। जो इसका फिगर है वो कुछ इस तरह का है कि ये जो रोड है इसको बीच से पिवट किया हुआ है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो जब हम इस रोड को रोटेट करेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो इसके अंदर एक EMF इंड्यूस हो जाएगा डेफिनेटली। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी सेम है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी सेम है। तो यदि आप ध्यान से देखें इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों पे ही सेम EMF इंड्यूस होगा, बिकॉज डिस्टेंस इज सेम, एंगुलर वेलोसिटी इज सेम, तो V इज ऑल्सो सेम। तो यहाँ पे VP और VPQ बराबर होंगे, और यदि हम दोनों का डिफरेंस निकालें इट विल कम आउट 0। तो देख सकते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है। रोड के एंड वाला क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, ये रोड के बीच वाला क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने किए थे फर्स्ट सेशन में, तो अगेन इट्स ए रिपीट काइंड ऑफ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं इसके अंदर भी डायग्राम था, डायग्राम में बना देता हूँ। डायग्राम इज लाइक दिस। यहाँ पे होता है पोटेंशियल V0 और यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी, और दिस इज द ग्राफ ऑफ 1 एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ 2। तो ये ग्राफ हम लोगों ने सबने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बनाया है और इसको अच्छे से लर्न किया है कि इस ग्राफ का जो स्लोप होता है, यदि आप ध्यान से देखें दोनों ही केस में जो ग्राफ का स्लोप है वो सेम है। यदि आप ध्यान से देखें दोनों ही केस में जो ग्राफ का स्लोप है वो सेम रहेगा। तो यानी कि इसका मतलब, ये हमने पहले भी किया था, यदि आप लोगों को इक्वेशन याद हो, Ke max बराबर होता है h nu माइनस वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हम फर्दर EV0 भी लिख देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे V0 जो आता है h/e न्यू माइनस, तो इसको हम y बराबर mx + c से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि m की वैल्यू h/e आ रही है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन के लिए देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, है ना। यदि किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो उस पर काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। तो हमें मालूम है कि दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो कम है, 2 के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। यानी हम ये जानते हैं μ0 for 2
इज ग्रेटर देन न्यू नॉट फॉर 1। क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है 2 की, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये है कि वर्क फंक्शन ऑफ 2 विल बी मोर देन वर्क फंक्शन ऑफ 1। तो यदि किसी भी सर्टेन फ्रीक्वेंसी को लें हम यहाँ पे, तो क्योंकि वर्क फंक्शन 2 का ज़्यादा है, तो यानी सब्ट्रैक्शन विल बी मोर, तो काइनेटिक एनर्जी 2 की कम हो जाएगी और 1 की ज़्यादा हो जाएगी। तो हम सिंपली कह सकते हैं फॉर दिस केस K1 विल बी ग्रेटर देन 2 एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। थोड़े से क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे मेमोरी बेस्ड लिए हैं, क्योंकि अभी पूरा पेपर तो हमारे पास नहीं आया है। जो भी शिफ्ट के बाद बच्चों से बात करके हमारे को क्वेश्चंस मिले हैं, उन्हीं को हमने कोशिश की है आपके सामने लाने की। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन लगभग ऑलमोस्ट वैसे करेक्ट ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निकालना है रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए होलोस्फेयर एंड ए सॉलिड सिलेंडर, और यहाँ पे डायग्राम में बना देता हूँ। जो ये है स्फेयर इज लाइक दिस, दिस इज द होलोस्फेयर। और यदि हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का डायग्राम कुछ इस तरह का था इस क्वेश्चन में। नॉट द यूजुअल पैटर्न, जनरली जो यूजुअल पैटर्न ऑफ डायग्राम है उसमें नहीं है सिलेंडर। स्फेयर के लिए तो ठीक है, स्फेयर के लिए तो डायमेट्रियल एक्सिस है, लेकिन सिलेंडर के लिए कॉर्नर वाली एक्सिस है और उसके अबाउट ही ऐसे रोटेट कर रहा है। तो यानी हमें निकालना है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन का जो फॉर्मूला होता है k का, दैट इज √I/m, और मास दोनों का सेम है, क्वेश्चन में गिवन है मास इज द सेम। तो यानी इसका मतलब यदि हमें निकालना है रेडियस ऑफ गायरेशन, तो दैट विल बी इक्वल टू √I1/I2। तो I1/I2 हम लिखते हैं, पहले इसका लिखते हैं। होलोस्फेयर का जो I1 होता है दैट इज 2/3 mr²। हम लोगों को सबको याद ही है, दिस इज द फिक्स फॉर्मूला, R इज द रेडियस। तो होलोस्फेयर के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज द 2/3 mr²। अब जरा सॉलिड स्फेयर को भी देख लेते हैं, सिलेंडर को भी देख लेते हैं। सिलेंडर में आपको ऐसे सोचना है, यदि मान लीजिए डिस्क का होता, डिस्क यदि इस एक्सिस के अबाउट, डायमेटेरियल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होता, तो उस केस में डिस्क का हो जाता mr²/4। लेकिन हमारा तो पूरा सिलेंडर है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, लाइक दिस डिस्क, अब यहां से यहां तक इसमें एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं और फर्दर हम लिख सकते हैं रॉड का। रॉड का होता है कॉर्नर के अबाउट ml²/3, और यहाँ पे ये डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन थी L = 4R। तो यहाँ पे L = 4R ले सकते हैं, तो 4R की वैल्यू रख देते हैं L की। तो यहाँ से I2 निकल के आएगा mr²/4 प्लस m, L = 4 यानी 16R²/3। फर्दर इसको ऐड कर देते हैं, दिस विल बी 12, इट विल बी 3 mr² प्लस 64 mr²। तो ये आ गया 67 mr²/12। तो ये आ जाएगा 67 mr²/12। अब हम इन दोनों का रेशो करके उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो रेशो जब हम करेंगे तो इट विल बी I1 2/3 mr² and I2 is 67 mr²/12। तो 3 4 12, तो इट विल बी √8/67। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें ये न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन रहा है, इसके अंदर x की वैल्यू लिखनी है। तो x की वैल्यू यदि हम कंपेयर करेंगे इट विल कम आउट 67। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन पहले नहीं आया था जिसमें सिलेंडर को हमने यूजुअल सिमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट ना रोटेट करके इसकी एंड एक्सिस के अबाउट रोटेट किया। बाकी होलोस्फेयर का तो आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी हमें डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, पीवी कर्व।
तो इसका जो पीवी कर्व था, आई थिंक इट इज़ लाइक दिस, हियर इज द प्रेशर, इसका वॉल्यूम है और इसे सर्कुलर प्रोसेस एंड pressure variation is 80 to 320 and the volume variation is also 80 to 320। तो जो आप देख सकते हैं, और प्रेशर हमें गिवन था किलो पास्कल में और वॉल्यूम हमें गिवन था सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ पे तो हमें मालूम ही है, दिस एरिया इज द वर्क डन एंड एरिया विल बी द पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द साइकिल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो आर इज बेसिकली 320 माइनस 80 बाई 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ और देखेंगे इसमें, हम किलो पास्कल एंड सेंटीमीटर क्यूब, हम इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम लिख देंगे 10 टू द पावर 3 पास्कल इंटू सेंटीमीटर क्यूब को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। नाउ इट विल बी द जूल। तो ये आंसर जूल में आ जाएगा। इसको हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुका है जिसमें एरिया निकालना होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं क्या है। 2 कंसेंट्रिक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स एंड बी इज लार्जर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए फर्स्ट लूप एंड द सेकेंड लूप, दिस इज ए एंड दिस इज बी, और हमें निकालना है म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये क्वेश्चन वंस अगेन है ना, एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है। तो इस बार क्या हो रहा है, बार बार आप देख ही रहे हैं, लास्ट टाइम भी ऐसा ही हो रहा था कि एनसीईआरटी बुक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहाँ से क्वेश्चन जरूर करिए आप। पिछली बार भी वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और इस बार भी क्वेश्चन आए हैं। इसका निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, सपोज दिस वन इज 1 एंड दिस वन इज 2, तो फ्लक्स इन 2 ड्यू टू 1 विल बी इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन एंड द करंट इन 1। तो फ्लक्स निकाल लेते हैं पहले। यदि मान लीजिए 1 के अंदर आप I1 करंट फ्लो कराएंगे, तो जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है लूप का एट द सेंटर, इट विल बी म्यू नॉट I1 अपॉन 2B, है ना। जैसा कि हम लोगों को मालूम है म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर, यदि मान लीजिए हम इसका लूप का सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखें, इट इज म्यू नॉट I1 अपॉन 2B, और इसका यदि हम फ्लक्स लिखें, फ्लक्स थ्रू द 2, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई एरिया पाई इंटू ए स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू m इंटू I1। तो यहाँ पे बस कंपैरिजन करना है हमारे को, कंपैरिजन करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर अपॉन 2B, दिस विल बी द आंसर, म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर अपॉन 2B। तो ये क्वेश्चन भी पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुके हैं जेईई मेन के अंदर। इस बार क्या देख रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत ही स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसा कि पहली शिफ्ट में आए थे। और उस समय भी हम लोगों ने जब वीडियो बनाए थे और बाद में हमने सोल्यूशन वीडियो बनाए थे, उसमें ये चीज़ क्लियरली बोली थी कि पेपर आसान आएगा, पेपर मुश्किल नहीं आएगा इस बार जेईई मेन का, और वही हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्लिट यानी स्मॉल d इज 0.3 mm, और हम इसको लिख सकते हैं 0.3 इंटू 10 की पावर -3 और 3 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, and the screen is 200 centimeter, so capital D is 200 centimeter or 2 meter. Wavelength is 5000 angstrom, so it can be written as 5 into 10 की पावर -7 मीटर।
डिस्टेंस ऑफ थर्ड राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। तो हमें पता है वाइड आईसी के अंदर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पे y इक्वल्स टू n की जगह हम 3 रख देंगे d लैम्डा बाई डी। एन डी लैम्डा बाई डी फॉर्मूला होता है, एन डी लैम्डा बाई डी होता है फॉर्मूला। तो उसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सारी वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू डी आ जाएगा 2, लैम्डा इज 5 इंटू 10 की पावर -7 एंड स्मॉल डी इज 3 इंटू 10 की पावर -4। तो ये सारी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ रख दी हैं। 3 से 3 कैंसिल आउट, -4 यानी -3, तो इट विल बी 10 टू द पावर -2 मीटर और इट विल बी वन सॉलिड 10 मिलीमीटर। तो यू कैन चूज द अप्रोप्रिएट आंसर। यहाँ पे हम लोगों के पास ऑप्शंस नहीं हम लोगों को मिल पाए, लेकिन क्वेश्चन इज सेम, तो यू कैन इजीली वर्कआउट, यहाँ पे इजीली वर्कआउट करके हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि u बराबर तो 0 है। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन द nth सेकेंड। nth सेकेंड का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम ही है, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। तो हमें निकालना है nth का और n-1th का। तो nth and n-1th, तो u प्लस a बाई 2 इंटू 2 इंटू n-1 -1। और क्योंकि u तो 0 ही है, तो यदि आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो इट इज़ 2n-1 एंड इट विल बी 2n-3। तो 2n-2 -1, इट इज़ 2n-1 -2 -3। सो वंस यू डिवाइड इट, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2n-1 अपॉन 2n-3। तो इस तरह से हम लोग रेशो निकाल सकते हैं। तो वंस अगेन इस तरह का क्वेश्चन भी लास्ट अटेम्प्ट में भी आया था, और फिर से इस बार सारे क्वेश्चन ही बड़े इजी आ रहे हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट इजीली कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्यू इज द एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, म्यू इज द एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम एंड जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमें निकालना है डायमेंशन ऑफ अंडर रूट म्यू जी। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको। म्यू इज द एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी होता है ml2 t-2 एंड वॉल्यूम इज L3। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ml-1 एंड t-2। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनर्जी इज ml2 t-2, वॉल्यूम इज L3। सिंप्लीफाई करेंगे तो ml-1 t-2। अब देख लेते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। जी होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो न्यूटन इज ml-2, फर्दर L स्क्वायर एंड m स्क्वायर। तो इसको भी आप कर सकते हैं, ये आ जाएगा m-1 L3 एंड t-2, m-1 L3 एंड t-2। अब हम निकाल लेते हैं म्यू इंटू जी। म्यू इंटू जी करेंगे तो m-1 और m खत्म हो जाएगा, L माइनस और L3 इज L स्क्वायर और t-2 एंड t-2 इज t-4। और यदि हमें अंडर रूट म्यू जी निकालना है तो इट विल बी L t-2। तो वंस अगेन सिंपल क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं करना है, बस आपको एक्सप्रेशन में वैल्यू रखते जाना है, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज ए कंडक्टिंग वायर ऑफ रेडियस 4 mm whose resistance is 2 ohm. Now the radius is halved, keeping the length of the wire same.
तो यहाँ तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा पिछले अटेम्प्ट में भी क्वेश्चन आया था। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें मालूम ही है, रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पे यदि हम रेडियस को चेंज कर देंगे तो एरिया चेंज हो जाएगा और न्यू रेजिस्टेंस वी कैन वर्क आउट। तो यदि हम डायरेक्ट रेडियस से ही रिलेशन निकाल लेते हैं इसका, इट विल बी पाई आर स्क्वायर। तो इट मीन्स R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। सो न्यू रेडियस इज हाफ्ड, यानी रेडियस 2 इज हाफ्ड, तो it will be 1/4 and the R1 is 2 ohm, तो R2 will be 8 ohm. So once again इस फॉर्मूले के ऊपर लास्ट अटेम्प्ट में भी क्वेश्चन आया था, यहाँ पे भी क्वेश्चन आ गया है। इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन।